जी अस्सलाम वालेकुम। कैट 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 84। आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। मैं चाह रहा हूँ चैप्टर 2, इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। और उसमें चूँकि ज़्यादातर आपने पढ़े हुए हैं तो कंसेप्ट भी छोटे, सिर्फ बेसिक लेवल पे हैं, तो इसको मैं चैप्टर 2 को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो डिस्कशन कल के लिए रख लें, कल के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फाइनेंस के क्वेश्चन आपने जो प्रीवियस होम असाइनमेंट मैंने आपको दी थी उसके किए हैं? कितने स्टूडेंट ने फाइनेंस वाले क्वेश्चन किए? जरा हाथ उठाए, शाबाश। ये इधर से तकरीबन आधी क्लास जो है ना, ये यहाँ से आगे नहीं इन्होंने किए। क्यों नहीं किए आप लोगों ने? क्यों नहीं किए? चले आज आज का क्वेश्चन के साथ अगर आपने प्रीवियस होम असाइनमेंट नहीं की तो आज के साथ वो भी कीजिएगा। फाइनेंस का क्वेश्चन हर रोज कम अज कम 2 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन कर लें, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, मॉडरेट लेवल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन कर लिया, और एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया जैसे बजटिंग का या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। डेली 2 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। देखिए मैंने कंसेप्ट मैक्सिमम आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन क्लास में आपको भी पता है पॉसिबल नहीं होता कि हर क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करवाया जाए, पॉसिबल नहीं होता, टाइम लिमिटेशन होती है। तो आप ये इंतज़ार ना करें कि मैं आपको कोई क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको साथ साथ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि खुद से भी क्वेश्चन कर लें। अगर असाइनमेंट फॉर एग्जांपल आपने कर लिया, टाइम है, तो एक आधा क्वेश्चन मजीद प्रैक्टिस कर लिया। किसी ने अगर मैंने क्वेश्चन नहीं भी दिया तो खुद से डेली प्रैक्टिस करते रहें। जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप टीचर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस कोशिश करनी है, करते रहें। जी मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में मैंने कहा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कहा था, यील्ड कर्व। हाँ जी, डिसएडवांटेज और एडवांटेज, किसके डिसएडवांटेज? इस तरह की कोई चीज़ है? नहीं है तो मैं पढ़ा दूंगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है मुझे। वो छोटा सा कंसेप्ट ही है। बड़ा कंसेप्ट यील्ड कर्व का, ये मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनमें बड़ा कंसेप्ट एक पूरा लेक्चर लगना है यील्ड कर्व पे। ये तो पेंडिंग है, ये तो मैंने अपने पास मार्क किया हुआ है। ये भाई कोई कह रहे हैं ये मैंने चीज़ अपने पास नहीं मार्क की हुई, ये कह रहे हैं अच्छा एनवीवी और आईआरआर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। और चलो ये छोटा सा 5 मिनट का काम है, ये मैं करवा दूंगा। आप अपने पास, शाबाश, अच्छी बात है, आप नोट किया अपने पास, नोट कर ले पेंडिंग। बुक के लास्ट पेज में ना एक लिस्ट बना ले पेंडिंग आइटम्स, उनमें चैप्टर नंबर और आगे कंसेप्ट लिख ले, चैप्टर नंबर और आगे कंसेप्ट लिख ले एंड पे, ताकि हम इंश्योर कर लें कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। अपने पास मैं नोट कर लूँ, लेकिन मेरे पास जैसे यील्ड कर्व तो नोट था, ये मैंने नोट नहीं किया, तो बच्चे नोट कर लिया, अच्छी बात है। ये इस तरह की चीज़ बना लें। आज हमने कंसेप्ट क्या स्टडी करने हैं, याद रखें, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीडीपी। इसमें या तो 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो एमसीक्यूज ज़्यादा चांस सही है कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, या ये जो चैप्टर 1 से 5 है इसमें कोई छोटा सा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट पूछ सकता है इकोनॉमी पे, क्या होगा फॉर एग्जाम्पल। और तीसरा पेस्टल एनालिसिस में इन कंसेप्ट को टेस्ट कर सकता है। अगर पेस्टल एनालिसिस में कंसेप्ट को टेस्ट करेगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे टेस्ट करेगा कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है, अब बताइए ये कौन सा रेलिवेंट फैक्टर है, ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर है और ये बिजनेस को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। सिर्फ बेसिक इंपैक्ट पूछेगा अगर पेस्टल एनालिसिस में पूछता है। हाँ, अगर वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको थोड़ा रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, या उसके लिए याद करना पड़ेगा आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5। और एमसीक्यूज में पूछता है वो ईजी होगा। एमसीक्यूज में उम्मीद तौर पे जो चैप्टर 1 से 5 वाले होते हैं कंपैरेटिवली ये ईजी होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इंटरेस्ट रेट अमूमी तौर पे 2 तरह के होते हैं, एक बोरिंग रेट, एक डिपॉजिट रेट। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में भी आपने सीखा होगा, ये अंडरस्टैंड किया होगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कंपनी के पास सरप्लस फंड हो और वो उसे बैंक में डिपॉजिट करवाए और उसे इंटरेस्ट अर्न करे। कंपनी ऐसा नहीं करती। तो ज़्यादा जो बिजनेस के लिए रेलिवेंट होता है वो बोरिंग रेट होता है, डिपॉजिट रेट नहीं होता। हमने हैजिंग में भी जो केसेस पढ़े हैं वो बोरिंग रेट वाले ही पढ़े हैं, डिपॉजिट वाले। हालांकि वो कंसेप्ट वही है, सेम, मतलब अपोजिट वे में होगा। आपको पता है वो कैलकुलेशन उसी तरीके से गेन या लॉस की है, सोचने का तरीकाकार बदल जाता है। लेकिन चूंकि बिजनेस डिपॉजिट बहुत कम करते हैं, बोरिंग ज़्यादा करते हैं, इसीलिए बोरिंग इंटरेस्ट रेट हमारे लिए अहम होता है। कहते हैं इंटरेस्ट रेट क्या? इंटरेस्ट रेट आर द प्राइस ऑफ बोरोइंग मनी। अब मनी बारो करते हैं, बदले में जो आपने पे करना है वो इंटरेस्ट रेट है। इट इज द अमाउंट चार्ज्ड बाय ए लेंडर टू ए बारोअर ऑन द अमाउंट बारोड।
अहम चीज, इंटरेस्ट रेट आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले से हमें पता ना हो। हाँ, जो बात इम्पैक्ट ये, क्योंकि इंटरेस्ट की जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको क्यूएम में भी होती है, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में भी आप कैलकुलेशन करते हैं। जो बिजनेस में इम्पैक्ट है वो समझने वाला है। कह रहे हैं इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। अब चूंकि इकोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज कम ही होता है, तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट क्या होगा? पहला, सेविंग विल बी इंक्रीज्ड एंड बोरोइंग्स विल बी डिक्रीज्ड। अब जाहिर है अगर इंटरेस्ट रेट 30% पे पहुंच जाएगा तो फिर बारो करना मुश्किल हो जाएगा बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वही बिजनेस बारो करेगा जिसका अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेट 30% से ज्यादा है। ठीक है, अगर आप 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैपिटल उठा रहे हैं तो अगर आपको प्रोजेक्ट पे 50% प्रॉफिट हो रहा है तभी तो आप 30% उसमें से निकाल पाएंगे और कुछ अपने लिए भी रख पाएंगे। लेकिन ऐसा कम होता है, इसलिए जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, जो बिजनेस की फिजिबिलिटीज होती है ना, वो डाउन होनी शुरू हो जाती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं। इसीलिए अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा बिजनेस बोरोइंग कम करेंगे, ठीक है, सेविंग ज्यादा करेंगे। क्यों? ताकि बैंक में पैसे रखवाएं और 30% अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग होगा तो डिपॉजिट पे 25% के लगभग तो होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी उसी लिहाज से इंक्रीज होता है। सेविंग विल इंक्रीज एंड बोरोइंग विल बी डिक्रीज। एग्री करते हैं? फिर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विल बी डिक्रीज। लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। क्यों इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे? बैंकों में पैसा नहीं, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। और अच्छा, कंजम्पशन क्यों डिक्रीज कर देंगे? कंजम्पशन क्यों डिक्रीज कर देंगे? सेव कर लेंगे। हाँ, एक रीजन तो ये भी है कि वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने के बजाय सेव कर देंगे, तो कंजम्पशन कम हो। एक रीजन ये भी है। दूसरी रीजन ये भी है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, आप बैंक से लोन लेके मोबाइल खरीदेंगे, आप बैंक से लोन लेके गाड़ी खरीदेंगे, बैंक से लोन लेके लैपटॉप खरीदेंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आप इस तरह की एक्टिविटीज कम कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का यूं समझिए डायरेक्ट इफेक्ट होता है लीजिंग के ऊपर। जो व्हीकल्स वगैरह आप लीज करवाते हैं या एसेट्स लीज करवाते हैं, इंटरेस्ट रेट जब भी कम होगा ये ज्यादा हो जाएंगे और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा ये कम होगा। फिर कह रहा है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड विल डिक्रीज। हाउस होल्ड कौन से? लोन्स एंड मॉर्गेज के साथ। पाकिस्तान में ये कोई इतना आपको शायद क्लियरली विजिबल ना हो कि इंटरेस्ट, किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, किसी इंडिविजुअल की डिस्पोजेबल इनकम से क्या कर फर्क पड़ेगा। फॉरेन कंट्रीज में लेकिन ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो उनके हमारे यहाँ तो यूँ होता है ना कि जो जिसने अगर अपनी एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नॉर्मली पेरेंट्स बेयर करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट बेयर करती है अक्सर। और गवर्नमेंट क्या करती है, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करती है, जो बाद में वो किसी जॉब पे लगने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को रीपे करते हैं। तो या गवर्नमेंट बाज़ का जो घर होता है वो भी फाइनेंस करती है, घर ले देती है और बाद में वो जो सिटीजन होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंस्टॉलमेंट्स को पे करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने मॉर्गेज लोन लिया हुआ है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो क्या इनके बजट में से अच्छा खासा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च नहीं हो जाएगा? इस तो उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम अपने खर्च करने के लिए वो कम होगी। तो ये वो इफेक्ट बता रहा है। कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, अगर ये आपको समझ आ गया तो मुझे ये बताइए देखे बगैर, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, डिक्रीज अगर होता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? बोरिंग बढ़ जाएगी, शाबाश। सेविंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, शाबाश। और कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगी और डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ जाएगी, शाबाश। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने रखता हूं, जस्टिफाई करवाइएगा। समटाइम ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। इसकी क्या लॉजिक है? कैसे जस्टिफाई करा? मेरा तो ये ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाएंगे आप तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगी,
लोग प्राइस, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएंगे, इससे तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा होगी। हाँ, लोग जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा लोग ये नहीं करेंगे कि मजीद लोन लें और प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि उन्हें पता है हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में इसकी इतनी प्राइस कंज्यूमर एक्सेप्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा पे कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती हैं। जब स्लो डाउन हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इन्फ्लेशन फिर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो था इंटरेस्ट रेट। आम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू फर्ज कीजिए पैरेलल एनालिसिस में अगर वो इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट टेस्ट करता है तो कैसे आप इसको हैंडल करेंगे? अगर वो कहता है जी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है, इकोनॉमिक फैक्टर है और पॉजिटिव, शाबाश। और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, शाबाश। कोई प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट में? आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? बेरोजगार है, बिल्कुल। अच्छा, एक है वो बेरोजगार जो जॉब सर्च ही नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में वो नहीं आते। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में कौन आते हैं? जो जॉब सर्च कर रहे हैं और उनको मिल नहीं रही। कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बीइंग विदाउट एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? लॉस ऑफ आउटपुट एंड नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। क्यों अंडर परफॉर्मेंस इकोनॉमी? क्या मतलब? जितने भी लेबर फोर्स है हमारी जो अनएम्प्लॉयड है वो बेसिकली वो हमारा रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं लेकिन नहीं उठा रहे। प्रोडक्टिविटी में उसको यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहा है, यूटिलाइज नहीं, अंडर यूटिलाइज, इकोनॉमी अंडर यूटिलाइज होगी। इसका मजीद नुकसान क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन शॉर्टफॉल ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड करंट अकाउंट। क्या मतलब? टैक्स कलेक्शन में क्यों शॉर्ट? इनकम ही नहीं, जब वो इनकम नहीं होगी तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कहां से आएगा? अच्छा, ये करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट गवर्नमेंट का नहीं, जो वो वाला होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहलाता है। अच्छा, एक होता है ये फिस्कल अकाउंट। हाँ जी, बिल्कुल, गवर्नमेंट का बजट से रिलेट करता है। गवर्नमेंट को जब यहाँ पे इसकी बजाय लिख लीजिए रिजल्ट इन शॉर्टफॉल ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड करंट अकाउंट की बजाय लिख लें फिस्कल डेफिसिट। करंट अकाउंट को काट के लिख लें फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट हर साल जिस तरह एक कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है ना, ये रेवेन्यू ये एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट भी अपना अकाउंट बनाती है, ये रिसीट्स और ये पेमेंट। रिसीट का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है गवर्नमेंट का? टैक्सेस। और पेमेंट्स जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज पे होते हैं। इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, डिफेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर पेमेंट होती है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट का कलेक्शन कम होगी, पेमेंट्स ज़्यादा होंगी तो ये क्या हो जाएगा? डेफिसिट, जो कि फिर IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लेके पूरा किया जाता है आर्जी तौर पे जी। तो इसीलिए अगर टैक्स कलेक्शन शॉर्टफॉल होगी, टैक्स कलेक्शन कम होगी तो इसका दूसरा मतलब क्या है? जो फिस्कल बजट है गवर्नमेंट का वो डेफिसिट में होगा। और जिन कंट्रीज का लॉन्ग टर्म में फिस्कल बजट डेफिसिट में होता है वो फिर अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं हो सकती, फिर IMF की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वो भी एक सर्टेन लिमिट तक ले सकते हैं। भाई उधार लेके, कर्ज लेके भी आप कितना गुजारा कर सकते हैं? अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है? अपने इनकम के जराए ही बढ़ाने पड़ते हैं। लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज इन स्किल एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड पीपल। लोग किसी भी काम में एक्सपर्ट हो, पेंटर पेंटिंग करने वाला है, अगर साल तक कोई पेंटिंग नहीं बनाएगा ना तो वो उसकी जो स्किल है वो डाउन होती जाएगी, जंग लग जाएगा। शाबाश। इसी तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा अरसा तक रहे तो जो पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें अगर कोई स्किल है भी और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी। ये भी नुकसान है। और क्या नुकसान है? अनएम्प्लॉयड पीपल स्लिप इनटू सोशल इवल, वो डिप्रेशन का शिकार, थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल बन जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलते। फिर बर्डन ऑन गवर्नमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। पाकिस्तान में तो ये इतना बर्डन नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो तो उसको बाकायदा अलाउंस दिया जाता है जब तक कि वो एम्प्लॉयड नहीं हो जाता, और जब एम्प्लॉयड हो जाए तो फिर उसको रीपे भी करता है। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है।
केस टू केस वेरी करता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस डिसीजन, ये है आपके लिए असल चीज। ये ऊपर वाला तो रिप्रोडक्शन का, आप नोट करेंगे हर कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, लेकिन जब वो एक्सप्लेन करता है ना तो आपको पहले ऊपर रिप्रोडक्शन वाली चीज बताएगा, नीचे जो बिजनेस पे इंपैक्ट है ना, जो केस स्टडी में आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी वो नीचे बताएगा एंड पे। ये देख इंटरेस्ट रेट में भी इसी तरह उसने किया, इन्फ्लेशन में भी इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बिजनेस, ये केस स्टडी वाला मटेरियल है, ये ऊपर रिप्रोडक्शन वाला है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज का इंपैक्ट क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज एंड बिजनेस डिसीजन, ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है ये केस स्टडी वाला, ऊपर वाला रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन टेस्ट करने के लिए रेलिवेंट है। इसी तरह ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ये रिप्रोडक्शन के लिए पूछेगा, या एमसीक्यूज में, केस स्टडी में वो ये वाली चीज पूछेगा। तो ऊपर वाला मटेरियल अमूमी तौर पे इसका इंट्रोडक्टरी मैटर होता है, जो बिजनेस में केस स्टडी में वो पूछ सकता है वो उसने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है जो लास्ट इंपैक्ट ऑन बिजनेस है किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल का, वो खास तौर पे समझना है जी। अनएम्प्लॉयमेंट में, अच्छा अब बताए बिजनेस डिसीजन, कह रहा है हाई अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकती है, डिमांड फॉर लग्जरी गुड विल डिक्रीज, जैसे कोरोना इसकी क्लासिक एग्जांपल है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे थी, आसानी से समझ लेंगे। तो उसमें लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या थी, ना होने के बराबर, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं, शाबाश। तो यही होता है जब इकोनॉमी रिसेशन में हो, जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो तो लग्जरीज की डिमांड कम होती है और डिमांड फॉर चीपर गुड्स इंक्रीज होती है। इसका मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कोई प्रोडक्ट्स के कम से कम 2 वेरिएंट्स आपके पास होने चाहिए, एक लग्जरी हो एक इकोनॉमिक वेरिएंट हो, ताकि बिजनेस में जब भी फ्लक्चुएशन आए, अगर बूम पे जाए आप लग्जरी गुड के ऊपर फोकस कर सकें, अगर रिसेशन पे जाए तो आप चीपर गुड के ऊपर फोकस कर सकें। वरना अगर रिसेशन में जाएंगे लग्जरी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सेल नहीं हो सकेगी। फर्दर डिमांड ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ विल नॉट चेंज, हाँ जो नेसेसिटी वाली गुड्स हैं वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, रिसेशन हो या बूम हो। भाई जिसने फॉर एग्जांपल ओवरऑल डिमांड की बात कर रहा हूँ, जिसने जितनी खाना खाना है, जितनी चाय पीनी है वो तो उतनी पीनी है, वैसा तो नहीं है कि लग्जरी में वो चाय डबल कर देगा, वो तो उतनी ही पिएगा जितनी नॉर्मली पीता था। तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है ये चेंज नहीं होगी। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, बिजनेस में हायर न्यू वर्कर्स एट लो रेट्स, क्यों, डिमांड सप्लाई का रोल, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इसका मतलब है ज्यादा लोग अवेलेबल है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जो बिजनेसमैन है वो निगोशिएशन करके कम रेट ऑफर कर सकता है, वेज रेट कम करवा सकता है, निगोशिएशन पावर उसकी, बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाती है जी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हुआ, कुछ कोई प्रॉब्लम इसमें जी। करंट अकाउंट किधर है, करंट इसमें तो नहीं है, हाँ ये मैंने करंट अकाउंट आपको कटवा दिया ना, इसकी बजाय मैंने आपको लिखवाया है फिस्कल डेफिसिट। करंट अकाउंट असल में वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेट करता है, वो यहां पे नहीं आना जी, आना चाहिए। आगे चलें जी, नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग। जैसे मैंने बताया किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अपना एक फिस्कल बजट बनाती है, फिस्कल मींस रिलेटेड टू गवर्नमेंट। एक कंपनी भी बजट बनाती है ना, जो हमने चैप्टर 14 में पढ़ा बजटिंग, ये वो बजट नहीं है, ये गवर्नमेंट का बजट है। इसके लेकिन थीम सेम, तरीकाकार सेम है। गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है अगले साल में हमारे रेवेन्यू कितना होगा, कलेक्शन कितनी होगी, हमारी पेमेंट कितनी होगी। रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रिसीट्स आती हैं टैक्स से, ठीक है, टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, हम उस डिस्कशन की तरफ नहीं जाते, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी पेनल्टी वगैरह, जैसे आप घर जा रहे हो रास्ते में ट्रैफिक रोक ले हो गया, चालान करवाओ, तो वो चालान फीस वगैरह कुछ इस तरह दूसरी चीज़ें। पेमेंट्स में डिफरेंट सेक्टर्स की पेमेंट की जाती है, डिफेंस है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, वगैरह वगैरह।
असूली तौर पे ये बैलेंस जो बजट है इसको बैलेंस होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट की जितनी रिसीट्स हैं उतनी ही पेमेंट होनी चाहिए, जितनी पेमेंट उतनी ही रिसीट, बैलेंस बजट होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात रिसीट साइड ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात पेमेंट साइड ज़्यादा। अगर रिसीट साइड ज़्यादा हो इसे कहते हैं सरप्लस, और अगर पेमेंट साइड ज़्यादा हो इसे कहते हैं डेफिसिट। तो क्या कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट डेफिसिट में होना तो उसके लिए उसको, जैसे रिसीट कम है पेमेंट ज़्यादा है, बैलेंस कैसे पूरा करेगी गवर्नमेंट? बैलेंस ये बोरोइंग के ज़रिए से। पेमेंट साइड ज़्यादा है, रिसीट साइड कम है, बैलेंस कहाँ से? बोरोइंग, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये ठीक है, कह रहा है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इज द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रेवेन्यू, स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट बोरोइंग। फिस्कल किससे, बजट किससे रिलेट करता है? 3 चीजों से, रिसीट्स, पेमेंट, और जो डिफरेंस होगा वो बोरोइंग। अमूमी तौर पे डेफिसिट ही रहता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनका बजट डेफिसिट में ही होता है। कह रहा है गवर्नमेंट नीड्स मनी टू मीट एक्सपेंसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस एक्सेट्रा। गवर्नमेंट आल्सो ट्राई टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, बट हाँ, टैक्स सिस्टम के जरिए से। टैक्स का एक पर्पस तो ये होता है ना कि अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, उसके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है। टैक्स का एक दूसरा पर्पस, टैक्स को एक टूल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। अगर गवर्नमेंट बिजनेस को टैक्स इंसेंटिव्स देगी, जैसे टैक्स कट दे दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया टैक्स से, रेट्स रिड्यूस कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी। और अगर यही अपोजिट वाइस वर्सा हो, टैक्स रेट्स वगैरह इंक्रीज कर दिए जाए, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज डिक्रीज होगी। जी, तो बिजनेस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा? पेस्टल एनालिसिस में कैसे पूछेगा, गैस कीजिए। पेस्टल एनालिसिस में ये कंसेप्ट कैसे पूछेगा, टैक्स और इंसेंटिव वाला? टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, पॉलिटिकल में आएगा, इकोनॉमिक में आएगा? पहले तो ये फैसला कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट का हाल है पॉलिटिकल में आएगा, कितनों का हाल इकोनॉमिक में आएगा? इकोनॉमिक वाले दोनों में आ सकता है, और पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। अच्छा, और अगर गवर्नमेंट ये कहे, फर्ज कीजिए कि हमारा बिजनेस है हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और पता चला कि जिस इलाके में हॉस्पिटल है उसके करीब ही गवर्नमेंट एक सरकारी हॉस्पिटल भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट ने बजट लॉट कर दिया है, क्या इंपैक्ट होगा हमारे बिजनेस में? नेगेटिव इंपैक्ट कैसे होगा? सरकारी फ्री है, हमारा प्राइवेट होगा, कॉस्टली होगा। इसको कैसे मैनेज करेंगे फिर आप इस रिस्क को? प्राइस कम करेंगे, वो मेड करें से कम्पीट कर, प्राइस वार की बेस पे कम्पीट नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाएंगे अपना। जी हाँ जी, ठीक है। किसी जो एक्सपर्ट हेल्थ प्रोफेशनल, एक्सपर्ट जो मार्केट में जिनकी रेपुटेशन है, उनको इंगेज करेंगे, और इस बेस पे हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि देखें हमारे पास तो जो माहिर एक्सपर्ट है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो ट्रेनी होते हैं, वो हाउस जॉब वाले वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्लियर हो गया, समझ आ गया कुछ? टैक्स इंक्रीज नहीं, टैक्स इंसेंटिव बोला, टैक्स इंसेंटिव। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल बजट में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क ये है, फिस्कल बजट है किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट के रिसीट, इंटरनल कंट्री के अंदर रिसीट और पेमेंट का रिकॉर्ड, ये है फिस्कल। और बैलेंस ऑफ पेमेंट है किसी भी कंट्री का अदर कंट्रीज के साथ लेन देन का रिकॉर्ड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आसान अल्फाज में बोले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेट करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ, और फिस्कल बजट रिलेट करता है रिसीट्स और पेमेंट के साथ। ये फर्क ध्यान में रखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में। सिंपली इट इज द समरी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री। जिस तरह फिस्कल बजट सरप्लस या डेफिसिट में हो सकता है, उस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस या डेफिसिट में हो सकता है। अगर किसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, हम कहेंगे ये
सरप्लस में है, और अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। अगर लार्ज ट्रेड डेफिसिट है, आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या करना चाहिए कंट्री को? ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सजेशन दीजिए, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए, और सजेशन इसके अलावा लग्जरी आइटम्स पे ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए उनकी इंपोर्ट पे, या कोटा सिस्टम लगा देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए लग्जरी आइटम्स को, और लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करने चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को, करेक्ट, और डीवैल्यूएशन कर देनी चाहिए करेंसी की, ये भी एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेगी, करेक्ट। अच्छा, आप जो सजेशंस दे रहे हैं ना वो ज्यादातर मनी ओरिएंटेड है, फाइनेंस ओरिएंटेड, इसके अलावा कोई एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए? मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में की जाए, हाँ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में होगी। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो चीज बाहर के कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाए, करेक्ट। और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी सजेशन दीजिए। क्वालिटी इंप्रूव की जाए, शाबाश। इंटरनेशनल कोई अगर मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर किया जाए, और टेक्नोलॉजी शेयर की जाए डेवलप कंट्रीज के साथ, वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करे, करेक्ट। तो लार्ज डेफिशिएंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट वुड आइडली प्रमोट एक्सपोर्ट, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एंड रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और गवर्नमेंट वुड आल्सो अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, जैसे कोटा, टैरिफ ऑन लग्जरी आइटम सच एज पैकेज्ड फूड, चॉकलेट और कन्फेक्शनरी। ये वो आइटम है जिन पे पाकिस्तान का अच्छा खासा इंपोर्ट का बजट जो खर्च होता है, और हालांकि ये विद इन द कंट्री अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। हाँ ये सही है, ज़रूरत नहीं हालांकि, बहरहाल। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ? सजेशन दे सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या सजेशन है, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की सजेशन, इंपोर्ट को डिक्रीज करने की सजेशन दे देंगे। और अगर फिस्कल बजट के बारे में पूछे कि बताइए रिसीट्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, पेमेंट कैसे डिक्रीज की जाए, ये बताएं। पेमेंट, गवर्नमेंट अपनी पेमेंट्स को कैसे कंट्रोल, जी नहीं अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं है, फिस्कल बजट में। एक्सपेंडिचर कौन से रिड्यूस करे और कैसे करे, दो चीजें बताएं। डिफेंस बजट रिड्यूस कर दे हाँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट है, जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है गवर्नमेंट के उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ये अच्छी सजेशन है, शाबाश। और प्रोटोकॉल के ऊपर जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो कम कर दिए जाए, ये भी अच्छी सजेशन है। और अननेसेसरी अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे आईएमएफ की तरफ से बाजू का सजेशन आती है कि पेंशन जो है खत्म कर दें, पेंशनर्स को मेडिकल फ्री कर दें, पेंशन ना दें। अच्छा चलें, इस देखिए हमने एग्जाम में सजेशन ही दे दिए, हमारी कौन सी सजेशन हम मानने लगे हैं, ये हम कौन सा इतना सीरियस होकर सजेशन दे रहे हैं। सजेशन जहन में है, पॉइंट है, बिल्कुल शेयर कर देना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर, पसंद आए तो अमल करें। नहीं ख्याल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सजेशन दे मतलब उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसका एक पॉइंट ये भी है, हमने तो एग्जाम में पॉइंट्स ऐड करने हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इंप्रूव करना है, फिस्कल बजट भी इंप्रूव करने के लिए सजेशन देने के काबिल है ना। देखिए कंसेप्ट समझाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कंसेप्ट, आपको सजेशन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? शाबाश शाबाश, इतने लायक बच्चे, मैं तो ऐसे ही आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा था।
किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। करेक्ट। एक गिवन टाइम पीरियड में, जो कि अमूमी तौर पे एक साल होता है। फिजिकल बजट का भी यही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी यही है, जीडीपी का भी यही है। जीडीपी के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखिए जीडीपी को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे 3 मेथड होते थे गालबन, एक आउटपुट मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक ये, इस मेथड को क्या कहते थे हम? ये आउटपुट मेथड होता था, एक एक्सपेंडिचर मेथड होता, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। इसके साथ एक इनकम मेथड होता था और एक आउटपुट मेथड होता था, 3 मेथड। यहां पे उसने सिर्फ हमें एक्सपेंडिचर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है। सी का मतलब कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, इकोनॉमी के अंदर जितना भी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, प्राइवेट कंज्यूमर। आई है वो चीजें जो बिजनेसमैन खरीदते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे कैपिटल मशीनरी। जी गवर्नमेंट के अखराजात हैं सारे, और एक्स माइनस एम ये नेट एक्सपोर्ट है। 4 कंपोनेंट होते हैं। इन शॉर्ट जीडीपी एक कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन है गुड्स या सर्विसेज की, उसकी सम वैल्यू का नाम है। और जब हमने इंटरनेशनली कंपेयर करना होता है अदर कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की जीडीपी को, मुझे बताइए टोटल जीडीपी को कंपेयर करें या जीडीपी पर कैपिटा को? जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा बेहतर, यानी एक पर्सन कितनी जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे ना, पाकिस्तान का एक शहरी $35,000 का मकरूज, वैसे 35,000 रुपए का मकरूज है पैदा होते ही। तो वो बेसिकली जो टोटल क्या किया जाता है, जो पाकिस्तान का टोटल डेट है उसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह अगर जीडीपी, टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो वो आएगी जीडीपी पर कैपिटा। कंपैरिजन करने के लिए अदर कंट्रीज के साथ, क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट है, तो ये देखने के लिए कि किस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा प्रोडक्टिव है अदर कंट्रीज के साथ, जीडीपी पर कैपिटा की फिगर यूज की जाती है। फिर कह रहा है 2 कंसेप्ट है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। पिछले साल की निस्बत इस साल जीडीपी, फर्ज कीजिए पिछले साल इकोनॉमी की वैल्यू थी 1 लाख, फर्ज कीजिए, और इस साल जीडीपी की वैल्यू है, टोटल पिछले साल जीडीपी की वैल्यू थी 1 लाख, इस साल है 1,20,000। आप बताइए इस साल पाकिस्तान में जीडीपी बढ़ी या कम हुई? ये डिपेंड करता है। अगर तो आप नॉमिनल जीडीपी के हवाले से कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी बगैर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के, इन्फ्लेशन को इग्नोर करके, तो जीडीपी बढ़ी। लेकिन हो सकता है पिछले साल की निस्बत इस साल 30% इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया हो। आपने पिछले साल भी फर्ज कीजिए पूरे साल में एक एप्पल प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू थी 100। इस साल भी एक एप्पल प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू है 120। लेकिन जो वैल्यू बढ़ी है ये इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, ये प्रोडक्शन की वजह से नहीं बढ़ी। तो मुझे बताइए क्या अब कंपैरिजन करना लास्ट ईयर जीडीपी 100 इस साल 120, ये ठीक है या ठीक नहीं है? इसीलिए जब जीडीपी को हम एक ही कंट्री की जीडीपी, जब मैंने बोला एक कंट्री और दूसरी कंट्री की जीडीपी को कंपेयर करना है तो किस फिगर को यूज करना है? जीडीपी पर कैपिटा को। लेकिन अगर एक ही कंट्री की जीडीपी की, इस साल की जीडीपी को प्रीवियस ईयर की जीडीपी के साथ कंपेयर करना है तो नॉमिनल जीडीपी के साथ कंपेयर नहीं करना, वो ट्रू एनालिसिस नहीं होगा, रियल जीडीपी के साथ कंपेयर करना है। और रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगी? इन्फ्लेशन से डिवाइड करके। ठीक है, ये नीचे फार्मूला उसने दिया है, रियल जीडीपी, ये फार्मूला अंडरलाइन कर लें। हो सकता है किसी एमसीक्यू में इसकी कैलकुलेशन करवा ले, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन कैलकुलेशन करवा सकता है कि रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करना है इन्फ्लेशन रेट से। डन। रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट है। याद भी करना है। नहीं चाहे नहीं। ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें इसके, नहीं तो आधे घंटे का लेक्चर होगा बस।
अच्छा, आपने एक काम करना है, आपको एक टास्क देता हूं। ये एक इंटरेस्टिंग, समझ लीजिए, आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप, आपने ये नहीं समझना कोई चैप्टर, और ये वाकई इंटरेस्टिंग है, ये हेल्प करेगा। अगर आप वादा करते हैं कि आज इसको पढ़ के आएंगे, पूरी, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, चलिए ठीक है, आपने पढ़ के लाजमी आना है। ये चैप्टर 5 है, चैप्टर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये बेसिकली क्या बताता है, ये कहता है, आपको एक्सप्लेन ये करता है, ये पेस्टल एनालिसिस का टी है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये बताता है कि टेक्नोलॉजी कैसे डिफरेंट बिजनेसेस को इफेक्ट कर रही है। इसने कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हमारी बुक में इंक्लूड की हैं। वैसे तो ये एग्जांपल्स भी किसी हद तक थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन रेलिवेंट है अभी भी, और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपने चैप्टर 5 कंप्लीट पढ़ के आना है, खास तौर पे ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, 1 भी पढ़ना है, 2, इसमें आप ये सीखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमारे बिजनेसेस को इंक्रीज किया है। और ये याद रखें, जब कभी टेक्नोलॉजी किसी भी सेक्टर को इफेक्ट करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो हर बिजनेस सेक्टर को इफेक्ट करती हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक बिजनेस को इफेक्ट करेगी, ओवरऑल इकोनॉमिक या ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी बिजनेस को इफेक्ट करती है, कुछ ना कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं और कुछ नई प्रोडक्ट्स डेवलप हो जाती हैं। उसने यही एग्जाम्पल आपको दी है और बताता है कि किस तरीके से और क्यों टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट सेक्टर्स को इफेक्ट किया। ये आपने लाजमी रीड करना है और कोशिश करनी है कि इसको अंडरस्टैंड करें। अगर कोई कंसेप्ट समझ ना आए, पढ़ाऊंगा मैं ज़रूर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ पहले आप खुद एफर्ट करें। जो कंसेप्ट समझना है उसे आप गूगल पे सर्च कीजिए। आपके सिलेबस में थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है, छोटा चैप्टर है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है। इसको पढ़ेंगे आप, इंशाल्लाह खुद एंजॉय करेंगे। लेकिन गूगल भी हो सकता है साथ आपको 2-3 जगहों पे सर्च करना पड़े, तो वो भी साथ सर्च कीजिएगा। आपकी आज की होम असाइनमेंट में चैप्टर 5 शामिल है, रीडिंग। क्लियर? चलिए जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। चलिए, और कल हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं और चैप्टर 5 को ही कल डिस्कस करेंगे फिर हम, ठीक है, चैप्टर 5 भी। आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।